आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है RBSC बोर्ड पे। और काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे, काफ़ी वेट कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता के ऊपर कब वीडियो आने वाले हैं। तो उन सब की टेंशन खत्म होने वाली है। आज से आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर कंटिन्यू डेली वीडियो मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो सीरीज में अपना जो पहला वीडियो बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। चैप्टर आपका है लेसन 13 और जो टोटल बोर्ड में मार्क्स कवर करेगा वो करेगा 10 मार्क्स। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसे? 10 मार्क्स के। आपका जो सेक्शन ए होगा उस सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन जो बी होगा उससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, यानी 4 नंबर कवर करेगा सेक्शन बी और 2 नंबर कवर करेगा सेक्शन ए। और फिर 1 क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन डी में। और सेक्शन डी जो है आपको उसमें पता ही है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यानी 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल 4 + 4 + 2 यानी कितने कवर होने वाले हैं? 10 मार्क्स कवर होने वाले हैं। और अच्छा चैप्टर है। काफी सारे स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, कम समझ में आता है थोड़ा सा चैप्टर प्रायिकता वाला। और जो चैप्टर थोड़े से टफ होते हैं बोर्ड उनसे क्वेश्चन इजी लेता है। आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे, जब मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आप खुद से डिसाइड करना आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। और हम प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सारे इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो सभी चीजें हम सीखेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि नहीं तो अगर हमने जल्दी की तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक तो पहले से ही कुछ को काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है, चाहे हमारा टाइम थोड़ा सा लग जाए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आपको कवर करने हैं तो 13.1 और 13.2। वैसे मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं इस सीरीज में 1 मार्क्स के अंदर। अगर इतने क्वेश्चंस आप कवर कर देते हो तो आपका लगभग कवर हो जाएगा, लगभग 99% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और पूरा मेरा जो टारगेट है पूरा कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। आप खुद देखेंगे कि इतने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कि उसके बाद कुछ बचने वाला है ही नहीं। एक आपको अच्छा रफली आइडिया हो जाएगा बोर्ड का भी पीछे का और अपने क्वेश्चंस का भी। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मल्टीपल चॉइस की हम बात कर रहे हैं सेक्शन ए के ऊपर। कौन सा सेक्शन हम ले रहे हैं? पहले सेक्शन ए, जिसमें से 1 क्वेश्चन जो आएगा आपका वो मल्टीपल चॉइस में आएगा। पहले हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी आपको मिल चुका होगा, क्वेश्चन आ चुका होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको गिवन है पी ए की वैल्यू है 6/11, पी बी की वैल्यू है 5/11 और पी ए यूनियन बी की वैल्यू है 7/11। आपसे इसमें पूछा क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछा है? पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछिए। अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें या पी ए यूनियन की बात करें तो ये सारे फॉर्मूले हम 11th क्लास में ही स्टडी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। काफी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला पी ए यूनियन बी के इक्वल, क्योंकि हम मोस्टली जब लिखवाते हैं तो इस फॉर्मूले को पी ए यूनियन बी के इक्वल लिखवाते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स अगर इधर इंटरसेक्शन लिख रहे हो आप तो उधर यूनियन माइनस कर दो, अगर आप इधर यूनियन लिख रहे हो तो उधर इंटरसेक्शन माइनस कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों में बनता है, यूनियन में लिख लो चाहे आप इंटरसेक्शन के साथ लिख लो। तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको केवल बस ये वैल्यू रखनी है। तो पी ए कितना आपका? 6/11। पी बी कितना है? 5/11 माइनस पी ए यूनियन बी कितना है? 7/11।
हम सबको पता है बेस सेम है सबका, तो एलसीएम भी 11 आएगा, तो न्यूमरेटर ऐड होगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे 11, एलसीएम लेंगे 11, तो यहां से कितना आएगा 6 + 5 - 7, तो 6 + 5 हो गया 11, 7 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/11। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 4/11। और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि आपको पी ए गिवन हो, पी बी गिवन हो और पी ए यूनियन बी गिवन हो, तो आपको क्या निकालना हो, पी ए इंटरसेक्शन बी। हो सकता है यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन हो और क्या पूछ ले, पी ए यूनियन बी पूछ ले, तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप ये मत जाना कि इतना इजी क्वेश्चन है तो क्या बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बोर्ड बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको भी खुद को आशा नहीं होगी जब आप बोर्ड में क्वेश्चन देखेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये खुद आप देखना आगे, हम देखेंगे बोर्ड में कैसे इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। एक तो इससे हमारे क्या है कि साथ साथ फॉर्मूले भी सारे रिवाइज हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं सब रिवाइज हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा है, आपको स्क्रीन पे भी मिल गया होगा। PB/A = PB/A आपसे पूछना चाह रहा है, तो केवल मैंने इसको एक फॉर्मूला बेस्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ताकि आपको एक फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सहप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका फॉर्मूला यहाँ पे रिवाइज हो जाए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इस पे हम आगे करने वाले हैं। तो देखो PB/A, इसमें आप ध्यान देंगे जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे ये ए और बी क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट, घटनाएं हैं ए और बी। जो नीचे डिनोमिनेटर में इवेंट लिखी जाती है वो पहले अकर्स होती है, यानी घटित होती है, उसका पहले घटना घटित होती है। जब ए अकर्स हो जाए यानी घटित हो जाए तो ए के अकर्स होने के इंफॉर्मेशन पर कौन होती है, बी। जब हम B/A की बात करते हैं तो पहले इवेंट ए घटित होती है, उसके बाद में बी होती है। ए के घटित होने की सूचना यानी इंफॉर्मेशन पे कौन घटित होती है, बी होती है। तो हम क्या बोलते हैं, बी की जब ए घट जाए तो बी की क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे तो हमें क्या देखना है, बस फॉर्मूला देखना है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है B/A का, अगर आपको ध्यान हो तो B/A का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ क्या होता है, PA/B, यानी यहाँ दो इवेंट है आपकी, उनका इंटरसेक्शन, और यहाँ जो भी आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो यहाँ आ जाएगा PA, यहाँ क्या आ जाएगा PA। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और यहाँ लिख देते हैं कि PA = 0। इसी के साथ मैं यहाँ A/B का फॉर्मूला भी बता देता हूं ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता लग जाए। तो चाहे B/A लिखें चाहे आप A/B लिखें, कोई सा भी फॉर्मूला लिखें, दोनों ही केसेस के अंदर जो आपका न्यूमरेटर होता है, यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता फॉर्मूले में। क्यों नहीं होता, क्योंकि चाहे आप A/B बोले चाहे B/A बोले, बात तो एक ही है, वैल्यू सेम आनी है। तो फिर चेंज कौन होता है, तो चेंज कौन होगा, नीचे अगर यहाँ देखो ए था तो यहाँ भी क्या आया ए, तो यहाँ बी है तो यहाँ भी क्या आएगा बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा PB। ठीक है, तो किसको चेंज करना होता है, केवल डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं होता, न्यूमरेटर दोनों का सेम। तो हमें क्या पूछा था, B/A, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही हो जाएगा, PA/B/PB। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा यूनियन है तो ये भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सी। आप देख सकते हैं सी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है केवल एक आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, और इतना भी पूछ ले और हमें ये फॉर्मूला ना आए तो फिर अच्छी बात नहीं है अभी बिल्कुल भी। स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 13.1 आपकी, और इससे 1 क्वेश्चन 100% चांस है, 1 क्वेश्चन पक्का आपको 1 मार्क्स मिलेगा 13.1 से। ठीक है, तो इसी में हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको गिवन है 2
इनटू में लिखा हुआ है पी ए इज इक्वल टू 5/13 और इक्वल पीबी भी लिखा हुआ अभी है ना, हमने यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक पीबी भी लिखा हुआ है ना, ये भी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, पीबी इक्वल कितना है 5/13 और एक वैल्यू और आपको गिवन है पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी ये कितना गिवन है 2/5, 2/5। हमें पूछा क्या है पी ए यूनियन बी, किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, पी ए यूनियन बी की। देखो हमें पूछना क्या चाह रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, हमें पूछना चाह रहा है पी ए यूनियन बी, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि ये वैल्यू बता दो। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ना पूछ के 1 मार्क्स में वैसे पूछ ले और 2 मार्क्स तक भी पूछ ले, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा टारगेट है 1-2 मार्क्स के जो भी है उनको कवर करना, अच्छे से क्वेश्चन सभी कवर करना। तो आप खुद देखिए बुक का क्वेश्चन है आपका, तो पी ए यूनियन बी चाहिए है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप पी ए यूनियन बी का एक बार फॉर्मूला लिख के देखें। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का, उसमें इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिखा था। अब यूनियन का लिखेंगे तो कितना बनेगा, वही बनेगा वापिस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बताया था ना, अगर इधर यूनियन लिखेंगे तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, इधर इंटरसेक्शन लिखेंगे तो उधर यूनियन आ जाएगा। अगर हमें पी ए यूनियन बी निकालना है तो क्या क्या चाहिए, मुझे पी ए की वैल्यू चाहिए, मुझे पी बी की वैल्यू चाहिए और मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, ये 3 वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे पी बी इक्वल गिवन है, पर पी ए की बजाय क्या दे दिया 2 पी ए दे दिया। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है आपसे कि 2 पी ए इक्वल है पी बी और इक्वल है 5/13। कहने का मतलब 5/13 जो है वो पी बी के इक्वल भी है और 2 पी के इक्वल भी है। तो क्या गिवन है वो लिख देता हूं पहले मैं, 2 पी ए जो है ये कितना है 5/13 और पी बी भी कितना गिवन है 5/13। तो यहां से पी बी तो आपको मिल गया डायरेक्ट, और पी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 डिवाइड में इधर आएगा आरएचएस साइड में, जब 2 को आप इधर डिवाइड में लेके आओगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर यानी इस 13 से, इस 13 से क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी ए की वैल्यू कितनी मिली आपको यहां से 5/26। तो आपको पी ए मिल गया, आपको पी बी मिल गया, किसकी कमी रह गई आपके पास, केवल पी ए इंटरसेक्शन बी, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आया। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको पी ए पी बी ऐसा कुछ भी दिया है, अगर उस पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी पी ए अपॉन बी गिवन है या पी बी अपॉन ए गिवन है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता का मान अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है तो आप उस पॉइंट का, उस वैल्यू का यूज करेंगे, उसी से आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको मिसिंग हो रही है, जो आपको डायरेक्ट नहीं दिख पा रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ क्या यूज लेना चाहिए, पी ए अपॉन बी यूज लेना चाहिए। तो देखिए पी ए अपॉन बी यूज लेंगे तो आपको गिवन है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है 2/5, कितना गिवन है 2/5। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, किसका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, अपॉन कितना आ जाएगा पी बी इक्वल 2/5। तो हमें क्या चाहिए यहां से, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ये पी बी देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं 2/5 इंटू पी बी। हमने पीबी को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 2/5 इंटू पीबी, पीबी कितना आपके पास, पीबी की वैल्यू आपको गिवन है 5/13, तो यहां रख देंगे 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/13। तो ये किसका मान आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। हमें पूछा गया उसने पी ए यूनियन बी, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, अभी यहां लगा देता हूं मैं सीधा,
पी ए यूनियन बी पूछा हमसे, तो पी ए यूनियन बी इक्वल कितना है पी ए, तो पी ए देखो कितना आया 5/26 रख दिया फॉर्मूले में, यानी यहां इसकी वैल्यू रख दी पी ए की, प्लस पीबी, पीबी कितना है 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आपके पास 2/13। एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, बस क्वेश्चन आपका आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 26, तो यहां से आ जाएगा 5, 13 का 26 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये -4, तो ये हो जाएगा 11/26। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11/26। और ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास, बिल्कुल है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक ये कंडीशन दी है, तो काफी जो स्टूडेंट्स है वो इस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2pa इक्वल लिखें आप, pb सबको अलग अलग कर लें और pa की वैल्यू निकाल लें, और इस वाले पार्ट से pa इंटरसेक्शन b पता करें, बस फिर आपको फॉर्मूले में मान ही रखने हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो इसी में हम अगला क्वेश्चन लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो ही गया अपना, अगला कौन सा लेंगे फिर, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका क्या गिवन है इसमें आपको, एक तो पी ए की वैल्यू गिवन है 0.2, पी ए कितना है 0.2, और जो पीबी है वो कितना है 0.5 है, पीबी कितना है 0.5 है। आपको कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, कैसी घटनाएं हैं और भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये जो हम इंडिपेंडेंट इवेंट का जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अपनी एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ते हैं, और पूरी एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ा है तो पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि किसी एक इवेंट का घटित होने का प्रभाव इफेक्ट दूसरी पे ना पड़े, और इसका जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले से ही बनाते हैं। तो यहां हम प्रूफ वगैरह में नहीं जाएंगे, हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही अभी रिक्वायरमेंट उसका यूज करेंगे। तो अभी हमें बस क्या आना चाहिए, अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमें उसका फॉर्मूला आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर ए और बी, आपको हमें पूछा क्या इसमें, पी ए इंटरसेक्शन बी, और हमें ये पता है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी। आगे जब एक क्वेश्चन और मैं मल्टीपल चॉइस में इसका करूंगा तो वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट पे एक और क्वेश्चन हम लेंगे, तो वहां थोड़ा सा मैं डिटेल में भी डिस्कशंस करूंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। अभी बस हमें बस इसको यही क्लोज करना है, क्योंकि हमें बस सिंपल वैल्यू रखनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पीबी। तो देखो पी ए कितना गिवन है 0.2, पीबी कितना है 0.5, तो आपको 0.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो पॉइंट कितना हो जाएगा ये 10, तो कितना हो जाएगा 0.1 है ना। पॉइंट के बाद में यहाँ एक 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो कितनी हो जाएंगे टोटल 2 डिजिट हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे 2, तो 10 के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो जल्दबाजी में ना 1 ना कर ले, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि 2 into 5 10 हो जाता है, और कई है ना 1 पॉइंट के बाद में लगा ले, तो ऐसी गलती जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, हो जाती है एग्जाम टाइम में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी, है ना। 1 लिखे पॉइंट या 10 लिखे ना, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना इधर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, और ये बोर्ड का बहुत ही फेवरेट एरिया है, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला टॉपिक। आप खुद देखना इस पे आगे चल के हम कितने क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस पॉइंट के ऊपर, और बार बार बोर्ड ने पूछे हैं, मैं सब आपको ला दूंगा क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जिसमें आपको क्या कह रहा है, ए एंड बी आर फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, हमें गिवन है कि पी ए जो है वो 0.3 है और जो पी बी है वो कितना है 0.6 है। पी बी कितना है 0.6 है। तो पूछ क्या लिया, पूछ हमको लिया पी ए इंटरसेक्शन बी बार या पी ए इंटरसेक्शन नोट बी। देखिए ये जो नोटेशन है ना, इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। हम बी डैश का भी यूज करते हैं, हम बी बार का भी यूज करते हैं और हम नोट बी का भी यूज करते हैं, है ना। तीनों चीजें लिखी हो सकती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है तीनों ही केसेस में, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ऊपर बार है तो भी मतलब नोट बी की बात हो रही है, अगर डैश है तब भी नोट बी की बातें हो रही है। और इसी क्वेश्चंस के ऊपर हम 3-4 क्वेश्चंस अलग अलग लेंगे बार बार, और सभी अपने बुक से रिलेटेड और बोर्ड में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे एक चीज और समझने की है, अगर आपके पास 2 इवेंट है ए एंड बी और वो दोनों ही कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपको पहले से ही गिवन है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इस केस में आप हमेशा ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए एंड बी डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगी। क्या ध्यान रखना है आपको, अगर ए और बी आपकी कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो उस केस में आप क्या ध्यान रखेंगे, ए एंड बी डैश या बी पे बार, ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। ए बार एंड बी ये भी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। और ए बार एंड बी बार ये भी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। आपने 13.2 पढ़ी है तो उसमें ये सारी चीजें आपसे डिस्कशन हो चुकी होंगी क्लास में। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये तीनों भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगी। तो हमें ये तो पता ही था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए एंड पी बी के होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगी, ए एंड बी बार, ए एंड बी बार भी क्या होंगे, अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी ए इंटू पी बी बार। क्या लिख सकते हो, पी ए एंड पी बी बार। ऐसे ही ए बार एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगी तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पी ए बार इंटू पी बी। और ऐसे भी लिख सकते हो अगर ए और बी ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगी तो पी ए बार इंटू पी बी बार, है ना। ये 4 फॉर्मूले आपके हो गए, इन चारों का आप ध्यान रखें। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो हम लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, और ए एंड बी इंडिपेंडेंट है इसकी वजह से ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगी तो ये भी इंटू में आ जाएंगी। ए बार इंटू बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगी तो आप इनको भी इंटू में ला सकते हो। ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे तो इनको भी इंटू में ला सकते हो। तो ये पॉइंट आप पहले ढंग से याद कर लें इसको लिख के। अब क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन में तो आपको अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा आप माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा, आप वहीं सोच सकते हो। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी बार भी होंगी, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए पी ए इंटू पी बी बार। अब हमें पी ए की वैल्यू तो गिवन है, कहीं कहेंगे सर पी बी बार तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पी बी बार का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, 11th में ही पढ़ लेते हैं। पी बी बार कितना होता है, 1 माइनस पी बी, कितना होता है 1 माइनस पी बी, है ना। आप ये फॉर्मूला अलग से याद कर लें अभी, पी ए डैश बोल ले या पी ए बार बोल ले या पी नॉट ए बोल ले, है ना, तीनों एक ही बात है। और इसके इक्वल कितना होता है ये 1 माइनस पी ए, यानी 1 में से आप किसी भी इवेंट के होने के चांस
घटा देते हो तो नहीं होने के आ जाते हैं। यानी होने की प्रोबेबिलिटी घटा दोगे तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नहीं होने की घटा दोगे तो होने की आ जाएगी। तो पी बी बार कितना होता है 1 माइनस पी बी। अब रख दो आप फॉर्मूला अपना, पी ए कितना है 0.3 इंटू 1 माइनस पी बी कितना है 0.6। तो 1 में से आप 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, तो यह आ जाएगा 0.112 0.12 सॉरी 0.12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके हिसाब से, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका स्टेटमेंट पहले मैं बता देता हूं। यदि एक यादृच्छिक चर के विभिन्न मानों x1 x2 डॉट डॉट xn के को संगत प्रायिकताओं p1 p2 pn है तो निम्न में से असत्य कथन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आर x1 x2 xn एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आर p1 p2 pn देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमने हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग है ना क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंजमेंट हो गया है ना। इंग्लिश वाले में क्या रहा आपका, स्टेटमेंट ट्रू बता दो और उसमें से क्या कह रहा है असत्य कथन बता दो। तो इस क्वेश्चंस के हम थोड़ा सा अलग तरीके से ही करते हैं। एक बार आपने 13.4 जो पढ़ी है, 13.4 जो एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाया है, ऊपर x लिखते थे नीचे px की वैल्यू लिखते थे। तो उसके लिए दो स्टेटमेंट आपके फॉलो होने चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। और अगर बोर्ड में ऐसा पूछता है, इस टाइप से बोर्ड क्वेश्चन नहीं बनाएगा इतना, फिर भी अगर इस टेबल के ऊपर कोई स्टेटमेंट आपसे पूछता है तो आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। 2 पॉइंट का क्या ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम टेबल बनाते हैं प्रायिकता बंटन, उसके लिए क्या ध्यान रखना है। एक तो समेशन पी आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। समेशन पी आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। जब हम इस पे आगे बड़े क्वेश्चंस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि सिग्मा पी आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और दूसरा पी आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पी आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारा इन 2 पॉइंट के ऊपर नजर रखनी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किया था, पर दोनों में ही हमने स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया मैंने, इस वजह से हम फिर ऑप्शंस को चेंज करने पड़ेंगे। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, समेशन पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और समेशन पी आई ग्रेटर देन क्या होगा 0 होना जरूरी है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन करेंगे तो दोनों ही इन पॉइंटों के ऊपर वहां डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 पे बस क्या ध्यान रखना है, समेशन पी आई इक्वल टू 1 होता है और पी आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस पे नहीं जाए इसके एक बार, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें फिर चेंज करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो अगला क्वेश्चन नंबर अपना 7 और अच्छा क्वेश्चन है, अलग ही स्टेटमेंट है। यदि ए तथा बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो निम्न में से असत्य कथन क्या है। ठीक है, असत्य कथन क्या है। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है फिर से है ना, दोनों ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है ये टाइपिंग के टाइम। तो इसमें देखिए असत्य कथन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है कि जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, गलत है, सही नहीं लिखा गया, ट्रू नहीं है ना, तो नॉट ट्रू करना चाहिए था, स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू। तो ये हल्का सा आप करेक्शन कर लेंगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू। ठीक है, तो इसमें देखो 4 ऑप्शंस लिखते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। ऑप्शन ए जो है अपने पास यहाँ क्या है, पी ए इक्वल टू पी ए अपॉन बी। ऑप्शन जो बी है पी ए इंटरसेक्शन बी
पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और ऑप्शन जो सी है वो है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन जो डी है वो है पी बी इक्वल पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए। हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन इसमें गलत है, असत्य है या नॉट ट्रू है। तो देखिए, अगर आपके पास ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको पता ही है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। पर हमें तो कौन सा बताना है? नॉट ट्रू बताना है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सिंपली ही सोचें चीजों को, तो पी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो ये 0 दे रखा ना, ये हम कब यूज लेते हैं? जब ए एंड बी क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, उस दिन काम में लेते हैं ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना आपका, ये जो स्टेटमेंट है यही गलत है, नॉट ट्रू है। ठीक है ना, तो आंसर ये सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा? सी सही होगा। आपसे पूछ रहा है नॉट ट्रू, असत्य कौन है, तो ये असत्य है। ये कंडीशन कब फॉलो होती है? जब इवेंट ए एंड बी क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है? कोई भी ऐसी दो इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, कोई इवेंट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, कोई इवेंट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। तो ये दोनों इवेंट जो है ए एंड बी, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है दोनों के अंदर। तो इन दोनों इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सही था ही आपका, क्योंकि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी। अब इन दो स्टेटमेंट का क्या चक्कर है, ये क्या सही है वो भी चेक करना है। तो देखो, मैंने कहा था ये फॉर्मूला किससे बनता है आपका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर यही फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। अब देखिए, हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये पी ए इंटरसेक्शन इक्वल टू पी बी आ गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये किसके इक्वल आना चाहिए? पी ए के, तभी तो बनेगा ना हमारा फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी। और मैंने कहा था कि दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलते हैं? जब किसी भी एक इवेंट का घटित होने का प्रभाव इफेक्ट दूसरी पे ना पड़े। तो उस केस में ए अपॉन बी जो होता है ना, पी ए अपॉन बी, क्योंकि हमें ये पता है कि ए अपॉन बी में पहले बी घटित होती है और उसके इंफॉर्मेशन पे कौन घटित होती है? ए, यानी पहले बी घटती है फिर ए। अगर बी के घटने का कोई प्रभाव ए पे ना पड़े, उस दिन पी ए अपॉन बी बन जाता है पी ए। ठीक है, ये सारे कंडीशंस आपकी बुक में जहां ये इंडिपेंडेंट इवेंट का टॉपिक है वहां लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं वहां पे जाके कि पी ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है? पी ए के, क्योंकि बी के घटित होने का प्रभाव ए पे पड़ा ही नहीं, तो पी ए अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए के। तो ऐसे ही यहाँ पे पी ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए के। तो यही इन्होंने लिखा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? पी ए के। और कल इसी केस में बी अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा? पी बी के। किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी के। तो ये वाले दोनों कंडीशंस क्या आपकी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो फिर कौन सा गलत है? नॉट ट्रू। स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, जो असत्य है, वो कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इन दो क्वेश्चंस में थोड़ी सी टाइपिंग में माइनर मिस्टेक्स है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नॉट ट्रू की बात हो रही थी, और जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था उसमें आप वो दो स्टेटमेंट यानी 2 पॉइंट हमें कवर करने हमारे जो काम के थे। समेशन पी आई इक्वल टू 1
और पी आई ग्रेटर देन 0। उसके हिसाब से हम उसको ट्रू और फॉल्स को चेक करेंगे। अगर बाई चांस हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में आता है तो आप उन 2 पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। उस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा यही टारगेट था कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पॉइंटों का पता हो। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आपको 2 इवेंट गिवन है। एक तो कह रहा है कि पी ए इज इक्वल टू नॉट 0, पी ए इज इक्वल टू नॉट 0 और पी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 है। तो फिर आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन से सही है। पी बी अपॉन ए हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, क्या दे दिया हमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है। पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखें। तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे कौन है ए, तो यहां भी क्या आएगा ए, तो पी ए आ जाएगा यहाँ पे और इक्वल कितना है 1 है। इसको आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा पी ए। दोनों साइड से आपका पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए इक्वल क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इक्वल क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर वापिस क्या आ जाए ए, तो इसका मीनिंग होता है ए सबसेट बी। इसका क्या मीनिंग होता है ए सबसेट बी, यानी ए जो है वो बी का क्या है उप समुच्चय है, एक सबसेट है। तो अगर कभी भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर ए आ जाए तो इसका मतलब ए सबसेट होगा बी का। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, ए स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा सही। और ये बात सही है या नहीं है ये भी आप चेक कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ रहा है तो उस दिन ए क्या होता है बी का सबसेट। तो हम लेके चले ए को बी का सबसेट। मान लो ए आपके पास सेट है 1 2 एलिमेंट है और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक ऐसा सेट हमने मान लिया अपनी तरफ से, ए को मान लिया 1 2, बी को मान लिया 1 2 3। तो अब आप दोनों का इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों सेट के अंदर आते हो। तो दोनों के अंदर कौन कौन आ रहा है 1 और 2, तो 1 और 2 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या मिला आपको, ये किस में है 1 2 ए में है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है ए। तो इस केस में देखिए ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर जा रहे हैं बी में, ए के सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं बी में। तो ए क्या होगा बी का सबसेट होगा। तो अच्छी कंडीशंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और जो आपको गिवन है वो गिवन है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन पी ए। देखो एक तो आपको ये फॉर्मूला वैसे ही याद रखना है, कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम के टाइम। तो पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन होता है पी ए के। देखो यहाँ ऊपर ए है तो यहाँ भी क्या आया हुआ है ए आया हुआ है। तो जो 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका मैं पहले प्रूफ भी बता देता हूं और फिर फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे हम। तो पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल क्या है पी ए के। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या गिवन है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इसका फॉर्मूला हमें आता है ए अपॉन बी का, तो क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी और ग्रेटर देन पी ए। अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें यानी पी ए को यहां ले आए और पी बी को उधर ले जाए, तो एक चीज का और भी ध्यान रखेंगे, साइन इक्वल का नहीं है यहाँ पे, किसका है ग्रेटर देन का है, यानी इन इक्वालिटीज का साइन है, असमीका का चिन्ह आपके पास। तो ऐसे जब भी हम इधर उधर करते हैं तो ये साइन पहले ये चेक करवाता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव हुए तो फिर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कैलकुलेशंस करें, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी हमारी जो इवेंट होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, या तो 0 या 1 या 0 से 1 के बीच में। यानी हम ये बात श्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कम से कम नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आपको नहीं भी पता तो भी आप कर लेते तो गलत नहीं होता, क्योंकि ये दोनों पहले से ही ऑलरेडी पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। तो यहां जाएगा Pa और इधर चला जाएगा Pb। अब देखो, जब A/B था तो नीचे कौन आया था, B। अब यहां नीचे कौन है, A। तो क्या लिखेंगे आप इसको वापिस, B/A। देखो ये A/B था तो B नीचे था तो B नीचे आया। अब यहां नीचे A है तो नीचे कौन आएगा, A। तो ऊपर कौन चला जाएगा, B। और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Pb। ये स्टेटमेंट आपका उन चारों ऑप्शंस में कहीं मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको सही मिल रहा है, B/A ग्रेटर देन Pb, यानी C ऑप्शन क्या और आपका सही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट को डायरेक्ट ही याद रखें। ये मेरा मानना है कि आप इनको दोनों को क्या रखें, डायरेक्ट याद। A/B ग्रेटर देन Pa और B/A ग्रेटर देन Pb, सीधा याद रखें। यानी ऊपर A है तो ये Pa से बड़ा होगा, ऊपर B है तो ये Pb से बड़ा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ऑप्शन में जल्दी टिक कर पाएंगे, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको गिवन है Pa कितना दिया हुआ है, 1/2 और Pb कितना गिवन है आपको, 0। Pb कितना है, 0 और पूछ रहा है Pa/B। हमसे पूछ क्या लिया, A/B। तो P/B का मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, कंडीशनल, एक ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक ही से प्रतिबंध प्रायिक का। तो फॉर्मूला क्या होता है, काफी बार हमने लिख लिया अब तक। तो Pa∩B/Pb। और हमें ये पता है कि यहां जो Pb है वो क्या है, 0 है। P∩B तो दिया ही नहीं, Pa दिया तो हमारे कोई काम का ही नहीं है। P∩B हमें नहीं गिवन है। अब नहीं गिवन है तो कुछ भी हो जाए, है ना, कोई तो वैल्यू होगी यहाँ पे, इसकी कोई तो मान आएगा ही। पर इतना तो कंफर्म हो गया कि Pb तो 0 है। और किसी भी वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए, डिनोमिनेटर, तो हमें पता है वो नॉट डिफाइन कहलाता है, अपरिभाषित। क्या कहलाता है, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो न्यूमरेटर आपका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो कुछ भी आए, अगर ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 0, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइन कहलाएगा। तो ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर कितने कवर कर लिए हैं, 10। तो आज के बस इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आपका एक बार फिर से धन्यवाद।